बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। I, डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा, जूलॉजी फैकल्टी, और स्पष्ट है कि मैं जूलॉजी पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, क्लास 11th में जो NCERT का बायोलॉजी बुक है उसको 5 यूनिट में बांटा गया है। यूनिट फर्स्ट में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है। यूनिट सेकेंड्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स है। यूनिट थर्ड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है। यूनिट फोर्थ प्लांट फिजियोलॉजी है और यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी है। यूनिट को फिर कई चैप्टर्स में बांटा गया है। इस तरह इस बायोलॉजी क्लास में ये पांचों यूनिट्स में जो पढ़ाया जाएगा उसके लिए कुछ टॉपिक्स बॉटनी के टीचर्स और कुछ टॉपिक्स जूलॉजी के टीचर्स पढ़ाएंगे। जैसे देखो कि यूनिट फर्स्ट जिसमें डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स है उसको 4 चैप्टर में बांटा गया है। पहला क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। सेकेंड चैप्टर क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड क्या है? प्लांट किंगडम। और फोर्थ क्या है? एनिमल किंगडम। तो ये तीनों बॉटनी के टीचर पढ़ाएंगे और यह फोर्थ जो है यह जूलॉजी के टीचर पढ़ाएंगे। इसी तरह से अलग अलग यूनिट को भी कई चैप्टर्स में बांटा गया। आप किताब ले ही लिए होगे तो अलग अलग चैप्टर जान रहे होगे, और उस चैप्टर को भी कुछ चैप्टर जूलॉजी के टीचर और कुछ बॉटनी के टीचर पढ़ाते हैं। तो आज दिस इज माय फर्स्ट डे एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द एनिमल किंगडम, राइट? शायद आप जानते भी होंगे कि इस अर्थ पर करीब 1.2 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल को अभी तक खोजा जा चुका है। कितना? ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि इस अर्थ पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स लगभग 1.8 मिलियंस हैं, जिसमें से एनिमल कितना कंस्टिट्यूट करता है? 1.2 मिलियन स्पीसीज को, राइट? और इसमें से अधिकतर एनिमल्स को आप रोज देखते भी होंगे, जैसे मान लो क्रो, कौवा, पैरॉट, अर्थवर्म, स्नेक, वॉल लिजर्ड्स, हाउस लिजर्ड्स, एलिफेंट्स, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, रैट, इवन हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ये सभी को आप आए दिन देखते हो, और ये सभी क्या हैं? एनिमल्स। इस सभी ऑर्गेनिज्म में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। कोई किसी का मूवमेंट क्रीपिंग, क्रॉलिंग होता है, जैसे यू समझ सकते हो स्नेक। कोई जंप लाइक मूवमेंट करता है, जैसे फ्रॉग। कोई स्विम करके चलता है, तैरता है, स्विमिंग मूवमेंट्स है, तैर के मूव करता है। किसी में वॉकिंग हो रहा है, राइट? तो केवल मूवमेंट में ये डाइवर्सिटी है। उसी तरह से ये जो एनिमल्स हैं इनके हैबिटेट्स, ये सब में भी बहुत सारे डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। जैसे अभी एक नाम टर्म का यूज किए हम, हैबिट। अब
इसका अर्थ क्या हुआ? व्हाट इज हैबिट? हैबिट कहा गया, समझो, कि नेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म या नेचर ऑफ द एनिमल, नेचर ऑफ एनिमल। अब नेचर ऑफ द एनिमल क्या है? हम आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं जो आप लोग के लिए फैमिलियर होगा और आप जान भी रहे होगे। मान लीजिए फीडिंग हैबिटेट के आधार पर तुम पाते हो कि कोई एनिमल केवल प्लांट को ही खाता है, जैसे समझ लो काव। तो काव को क्या कहते हो बोलो? हर्बीवोर्स। लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप समझ ही रहे हो। कोई फ्रॉग है, फ्रॉग किसको फीड करता है? इंसेक्ट को, यानी वो एनिमल को खाता है, तो उसको क्या कहते हो? कार्निवोर्स। और ह्यूमन है जो प्लांट प्रोडक्ट को भी और एनिमल प्रोडक्ट को भी फीडअप करता है, इसलिए ह्यूमन को क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स। तो दिस इज द हैबिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, या यू कैन से हैबिट ऑफ द एनिमल्स। ठीक है। इसी तरह से तुम एक साथ या अलग अलग रहने के आधार पर भी एनिमल का नेचर अलग होता है। बहुत सा एनिमल ग्रुप में रहता है, जैसे वैसे एनिमल को ग्रीगेरियस कहते हैं, जैसे काव। तो कुछ एनिमल्स क्या हैं जो अकेले रहता है, सेल्फ सॉलिटरी लाइफ लीड करता है, जैसे टीनिया सोलियम। इसको क्या कहते हैं? सॉलिटरी एनिमल। ये आप पढ़िएगा भी कि टीनिया सोलियम जो है यह डायजेनेटिक पैरासाइट है, जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में भी रहता है और प्राइमरी होस्ट के रूप में और सेकेंडरी होस्ट के रूप में पिग के मसल्स में पाया जाता है। ये सब बाद में डिस्कस किया जाएगा। अभी हम केवल आपको फोकस दे रहे थे कि हैबिट क्या हुआ, तो हैबिट समझे। तो इस तरह से आप देखते हो कि एनिमल्स अपने ना तो मूवमेंट में ही, ना तो अपने मॉर्फोलॉजी में ही, लेकिन ये हैबिट्स में भी डिफर करता है। इसी तरह से एक हम आपको बतलाए थे कि एनिमल्स का हैबिटेट भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अब फिर टर्म आया हैबिटेट। अब ये हैबिटेट क्या हुआ? तो समझो कि जो एनिमल जिस स्थान पर जहां रहता हो उसी को उसका क्या कहा जाता है? हैबिटेट्स, राइट। Animal reside in the area, in the place that is called its habitat, right? अब जैसे देखो कि हैबिटेट के आधार पर तुम किसी एनिमल्स को बांट सकते हो। टेरिस्ट्रियल्स, अब ह्यूमंस हैं, सॉरी, तो जो एनिमल्स लैंड में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? टेरिस्ट्रियल्स, यानी क्या हो गया? लैंड एनिमल। अगर कोई एनिमल्स ट्री में रहता हो, वृक्ष पर रहता हो, तब उसको हम क्या कहते हैं? आर्बोरियल। ऐसा भी है कि कुछ एनिमल एयर में फ्लाई करता भी रहता है, उड़ता भी है, तब वैसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? एरियल। या उसी को क्या दूसरा नाम उसको क्या कहा जाता है? वॉलेंट। और जो एनिमल्स पानी में रहता है उसको क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एक्वेटिक। एक्वेटिक, जो वाटर में रहता है उसको क्या कहा जाता है? एक्वेटिक। तो इस तरह से आपको हम समझाए कि एनिमल्स का हैबिटेट भी अलग अलग होता है। कुछ एनिमल्स आप देखते हो स्पॉन्ज, राइट, और उस काफी बड़ा साइज का एनिमल्स व्हेल भी हो सकते हैं। इसी तरह से लैंड पर एंट भी हैं,
तो काफी लार्ज साइज एनिमल एलिफेंट्स भी हैं। तो इस तरह के एनिमल्स के साइज में भी क्या है, वेरिएशन है। फिर भी इस सभी ऑर्गेनिज्म को एक किंगडम में रखा गया है जिसका नाम क्या है, एनिमेलिया। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म को किस किंगडम में रखा गया है, एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, राइट। तो कहने का अर्थ है जिस ऑर्गेनिज्म को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया वह सारा ऑर्गेनिज्म क्या है, एनिमल है, राइट। तो ह्यूमन को भी किस किंगडम में रखा गया, एनिमेलिया में, इसलिए बोलो ह्यूमन क्या होगा, एनिमल्स, राइट। अगर हम कह दें कि पैरॉट, तोता, उसको किस में रखा गया, किंगडम एनिमेलिया में, इस तरह से पैरॉट भी क्या होगा, एनिमल्स, राइट। अगर शार्क फिश है तो शार्क फिश भी इंक्लूडेड इनटू किंगडम एनिमेलिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, शार्क को भी क्या कहा जाएगा, एनिमल्स। कोई डाउट? अब यू कैन रेज द क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या कारण है कि जो प्लांट है या बैक्टीरिया है या फंजा है उसको क्यों नहीं किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। यानी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि आखिर व्हाट इज द बेसिक फीचर्स, व्हाट इज द कैरेक्टर्स that such animal are placed in the kingdom Animalia and other organisms not placed in the kingdom Animalia। Any doubt? तो किसको एनिमल कहें, उसका बेसिक फीचर्स क्या है, वो अब आपको बतलाने जा रहे हैं। एक तो आप समझे कि जो भी ऑर्गेनिज्म को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया वो एनिमल है, तो आखिर वह कौन सा कैरेक्टर है जिसके आधार पर हम उस ऑर्गेनिज्म को किंगडम एनिमेलिया में रखते हैं या उसको एनिमल कहते हैं। तो अब यह एनिमल्स का बेसिक फीचर्स क्या है वो आपको हम बतलाने जा रहे हैं। राइट तो एनिमल्स क्या हो गया, एनिमल्स आर द हेट्रोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एंड विदाउट सेल वॉल ऑर्गेनिज्म। तो जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो क्या हो, हेट्रोट्रॉफिक हो, दूसरा क्या है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक हो और जिसके सेल वॉल से घिरे हुए नहीं है, वो सभी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, एनिमल कहते हैं। इसीलिए एंट को भी क्या माना गया, एनिमल। ह्यूमन को भी क्या माना गया, एनिमल्स। व्हेल को भी क्या कहते हो, एनिमल्स। पैरॉट को भी क्या कहोगे, एनिमल। चूंकि ये सभी में ये सारे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अब ये सभी टर्म्स को
हम आपको इलेबोरेटरी हम आपको इसको डील कर रहे हैं, और अलग से भी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो एनिमल्स का वो आपको हम बतला रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है? हेटेरोट्रॉफिक। अब ये है कि एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होता है। अब हेटेरोट्रॉफिक का क्या अर्थ है? हेटेरोट्रॉफिक किसको कहेंगे? तो हेटेरोट्रॉप्स को या हेटेरोट्रॉफिक्स को डिफाइन किया गया है कि द ऑर्गेनिज्म दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्लांट्स फॉर देयर फूड, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो पौधे पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए निर्भर करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। राइट? तो हेटेरोट्रॉफिक क्या हो गया? द ऑर्गेनिज्म that depend directly or indirectly upon the plant for their food. राइट? इसको क्या कहिएगा? हेटेरोट्रॉफिक समझ गए? द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन द प्लांट फॉर देयर फूड। अब यहां पर दो टर्म देखो, एक क्या है? डायरेक्टली, और दूसरा क्या है? इनडायरेक्टली। जो पौधों पर डायरेक्टली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता हो भोजन के लिए। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या अर्थ है, ये हम आपको समझाने जा रहे हैं। ऐसे देखो, तो समझ गए होंगे, ग्रास हॉपर इंसेक्ट है। यह ग्रास हॉपर डायरेक्टली किसको फीड करता है? प्लांट को। इसलिए तुम ग्रास हॉपर को क्या कहोगे? हर्बीवोर। राइट? इस केस में देखो, ग्रास हॉपर फूड के लिए डायरेक्टली किस पर निर्भर कर रहा है? प्लांट पर। राइट? इसी तरह से कह सकते हो एलिफेंट भी जो है फूड के लिए किस पर निर्भर कर रहा है? प्लांट पर। तो एलिफेंट को भी क्या कहते हैं? हर्बीवोर। या डियर है, हिरन है, वो प्लांट पर निर्भर कर रहा है फूड के लिए, वो क्या? हर्बीवोर। लेकिन अब तुम देखो, इस ग्रास हॉपर को, ग्रास हॉपर क्या है? इंसेक्ट है। इसको कौन फीड कर रहा है? फ्रॉग। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग। तो ये फ्रॉग क्या हुआ बोलिए? अभी बतलाए थे, जो एनिमल को खाता हो कार्निवोर्स। अब अलग बात है कि स्पेसिफिक इंसेक्ट को खाता है, इसलिए फ्रॉग को इंसेक्टिवोर भी कहते हैं, लेकिन है तो ये कार्निवोर। अब यहां पर देखो कि फ्रॉग किसको खा रहा है? ग्रास हॉपर को। डायरेक्टली ये प्लांट को तो नहीं खा रहा है, लेकिन अगर ग्रास हॉपर नहीं हो तो फ्रॉग क्या है? सरवाइव नहीं कर सकता। या कोई भी हर्बीवोर जो इसको खाने का जो इंसेक्ट है वो नहीं रहेगा, इसका सर्वाइवल नहीं होगा। तो फ्रॉग जो है डायरेक्ट प्लांट को नहीं खा करके किसको खा रहा है? ग्रास हॉपर को। राइट? तो ये क्या हुआ? फ्रॉग इंडिपेंडेंटली किस पर डिपेंड कर, ये फ्रॉग जो है
इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है? प्लांट पर। क्योंकि अगर ग्रास हॉपर खत्म हो जाए तो फ्रॉग का भी एग्जिस्टेंस क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इस तरह से आप समझे होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्लांट का अर्थ क्या हुआ? जो सीधे प्लांट पर निर्भर कर रहा हो दैट इज हर्बीवोर, और जो हर्बीवोर को ही खा रहा हो कार्निवोर जो होगा वो क्या है? इनडायरेक्टली डिपेंड करता है प्लांट पर। तो ऐसे एनिमल को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफ। तो जो भी ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफ्स होगा इट मींस इट shows the property of the animal। ठीक है, यानी एनिमल के प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी समझो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, अब ये क्या अर्थ हुआ? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मीन्स ही होता है कंप्लीट एनिमल टाइप न्यूट्रिशन। कंप्लीट एनिमल टाइप न्यूट्रिशन। अब फिर यह समझना चाहोगे कि व्हाट इज द कंप्लीट एनिमल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या व्हाट इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म टेक अप या इंजेस्ट either whole plant or part of the plants or its product as its food। तो उसको क्या कहेंगे? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी इन सच टाइप ऑफ organisms take up whole or part of plant or animal whole or part of plant or animals either in solid or liquid form। राइट? तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या एनिमल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ? इस प्रकार के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होगा या तो पूरे प्लांट को या पूरे एनिमल को या उसके पार्ट को या उसके प्रोडक्ट को या तो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में भोजन के रूप में ग्रहण करता है, इंजेस्ट करता है, टेकअप करता है। इसी को क्या कहेंगे? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। राइट? तो एनिमल कैसा न्यूट्रिशन शो करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। राइट? यह जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और यह प्रोसेस इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होता है फॉर द यूटिलाइज ऑफ द फूड। फूड का यूटिलाइजेशन के लिए आगे आप पढ़िएगा कि फूड का यूटिलाइजेशन क्यों किया जाता है। जनरली आप जानते होंगे एनर्जी के लिए या प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरह से फूड के फुल्ली यूटिलाइजेशन के लिए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं वह 5 प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है। राइट? तो क्या कह सकते हो? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन
holozoic mode of nutrition is a complex process that includes digestion, that includes ingestion, digestion, absorptions, assimilation, and digestion. इस तरह से आप समझे कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कई प्रोसेस के द्वारा कैरी ऑन होता है, और जिसमें से फर्स्ट कौन है, इंजेशन। ये सब आप बाद में डिटेल पढ़ोगे, अभी हम बेसिक थोड़ा समझा दें। इंजेशन, फूड लेने को क्या कहते हो, इंजेशन। डाइजेशन का मीन्स हुआ फूड को जो है को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, यानी फूड इतना छोटा टुकड़ों में टूट जाए, उसका ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो जाए, तो उसको क्या कहोगे, डाइजेशन। दूसरा यही है ऑब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन इन ब्लड। नेक्स्ट क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या हुआ, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसी का यूटिलाइज क्या है, एनर्जी या अलग बॉडी रिपेयरिंग्स में दैट प्रोटोप्लाज्म इज यूज्ड। और इजेशंस क्या हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट जो है वह रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ फीकल मटेरियल्स, राइट। तो खैर ये सब आप बाद में पूरा डिटेल समझोगे, अभी इतने समझे कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें फूड के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए यह कई प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्या बतलाए थे, हेटेरोट्रॉपिक। दूसरा क्या समझाए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब थर्ड यूकैरियोटिक, जो डिफिनेशंस में ही था। अब है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या है, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो जो एनिमल्स होंगे वह किस प्रकार के सेल्स के बने होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स। कैसे सेल्स होंगे, यूकैरियोटिक सेल। तो इसका भी डिटेल आप सेल में पढ़ोगे, अभी जस्ट बेस समझावें। यूकैरियोटिक किसको कहेंगे, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, जो चारों ओर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड हो। इसके अलावा इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स मिलता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक। तो खैर ये सब इसको आप बाद में पूरा डिटेल पढ़िएगा। तो बेसिकली क्या कहोगे, यूकैरियोटिक सेल किसको कहेंगे, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हो। तो एनिमल्स में भी कैसा सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल। और साथ ही साथ जो एनिमल्स में जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सेल वॉल से बॉन्डेड नहीं होते हैं, राइट। जबकि प्लांट भी यूकैरियोटिक सेल्स का है, लेकिन वो किससे बॉन्डेड होता है, सेल वॉल से। लेकिन एनिमल्स की जो सेल्स हैं वो सेल वॉल से बाउंडेड नहीं होते हैं, राइट। तो ये नेक्स्ट कैरेक्टर क्या बतला दिए, यूकैरियोटिक।
अब नेक्स्ट समझो कि एनिमल्स जो हैं जब भी होगा तो वह मल्टी सेलुलर होना चाहिए। अगर ये सारा करेक्टर है लेकिन अगर वह यूनिसेलुलर है तब वह उसे एनिमल नहीं माना जाता। जैसे यू ऑल आर फेमिलियर विद द प्रोटोजोअन्स दैट इज अमीबा। अमीबा से तुम लोग सभी अमीबा नाम से पूरी तरह परिचित हो, लेकिन अमीबा को एनिमल नहीं कह सकते हैं, जबकि अमीबा में भी क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेटेरोट्रॉफिक है। अमीबा में भी क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, राइट। अमीबा भी क्या है, यूकैरियोटिक सेल का बना हुआ, उसका सेल वॉल भी क्या है, उसमें भी नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी अमीबा को किसमें रखा गया, किंगडम प्रोटिस्टा में, किंगडम एनिमेलिया में नहीं रखा गया। क्यों? चूंकि अमीबा यूनिसेलुलर है। तो एनिमल किसको कहेंगे, जो मस्ट बी मल्टी सेलुलर हो। यानी एनिमल होने के लिए, ठीक है, एनिमल किसको कहिएगा, जो मल्टी सेलुलर है। अमीबा चूंकि यूनिसेलुलर है और सारा करेक्टर उसमें एनिमल का मौजूद है, इसीलिए उसको एनिमल में नहीं रख करके किस में रखे, प्रोटिस्टा में। तो फर्स्ट एनिमल जिसको फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिसको एनिमल का स्टेटस दिया गया वो क्या है, पॉरीफेरंस हैं, या स्पंज को ही हम प्रिमिटिव एनिमल्स मानते हैं, ना कि अमीबा को, राइट। तो ये समझे। तो ये जो डिफिनीशन के आधार पर था, उस आधार पर हम एनिमल का कैरेक्टर बतलाए हैं, और भी कुछ सब्सिडियरी कैरेक्टर्स वो हम और आपको बतलाने जा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट ग्रोथ, राइट। तो जो एनिमल्स हैं उसमें ग्रोथ होगा, लेकिन ये भी जानते हो कि ग्रोथ तो कोई भी लिविंग्स में होता है, बट यू नो इन एनिमल्स द ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड। ग्रोथ क्या होता है, पूरे लाइफ में उसका ग्रोथ। लोकोमोशन, अब लोकोमोशन समझ ही रहे होगे, लोकोमोशन किसको कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन, राइट। तो जो एनिमल्स होते हैं वो यूजुअली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन ये ऊपर का जो हम कैरेक्टर बतला रहे थे वो सब स्पेसिफिक, ये अभी आपको बोले ही कि दिस इज द सब्सिडियरी कैरेक्टर। ऐसा नहीं है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी के सभी उसमें मूवमेंट होता ही है, राइट। जैसे आप देखते हो कुछ प्लांट में मूवमेंट क्या है, नहीं होता, लेकिन एनिमल्स में मूवमेंट होता। लेकिन हम आपको बतला रहे हैं ये स्पेसिफिक फीचर्स नहीं है, बहुत से कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिसमें मूवमेंट नहीं होता, राइट। लेकिन बाय एंड लार्ज एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, राइट। क्यों मूव करते हैं, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमी, एनिमी से बचने के लिए, प्रीडेटर से बचने के लिए, या फॉर द शेल्टर, ठीक है, सहारा आश्रय के लिए। या मूवमेंट क्यों होता, ड्यू टू द इन सर्च ऑफ मेटिंग पार्टनर, राइट। तो ये सब कारण है जिसके लिए ये मूवमेंट करते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स जो है उसमें मूवमेंट नहीं होते हैं, जैसे मोस्टली जैसे स्पॉन्जेज, ठीक है। तो यह स्पॉन्जेज जो होते हैं उसमें मूवमेंट नहीं होता, राइट। तो जो एनिमल्स मूव नहीं करता हो वैसे एनिमल को क्या कहते हो, सेडेंटरी एनिमल्स, सेडेंटरी एनिमल्स, राइट। तो स्पंज कैसा हुआ, ऐसा एनिमल्स हुआ जिसमें मूवमेंट नहीं होता है, और इसलिए उसको क्या कहते हैं, सेडेंटरी एनिमल।
स्पॉन्ज को सेडेंट्री भी कहा जाता है और उसको सेसाइल भी कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। सेसाइल, सेडेंट्री मीन्स मूवमेंट डज नॉट कैरी आउट। नेक्स्ट क्या बतला रहे हैं? सेसाइल। सेसाइल का अर्थ हुआ कि इफ द ऑर्गेनिज्म क्लिंच या अटैच टू ए सबस्ट्रेटम, किसी आधारीय वस्तु के संपर्क में रहता हो, तब ऐसे एनिमल को क्या कहते हो? सेसाइल। और जब मूवमेंट भी नहीं हो, मूवमेंट इसमें नहीं है और ये किसी आधारीय वस्तु से चिपका रहता है, इसीलिए स्पंज को सेडेंट्री भी कहते हैं और स्पंज का नाम क्या हो गया? बोलिए, सेसाइल। सेसाइल मीन्स क्या हो गया? बोलिए, सेसाइल मीन्स द ऑर्गेनिज्म अटैच टू द सबस्ट्रेटम। सेडेंट्री मीन्स क्या हुआ? नो मूवमेंट, नो मूवमेंट। सेसाइल मीन्स क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म अटैच टू ए, ऑर्गेनिज्म अटैच्ड टू ए सबस्ट्रेटम। ऑर्गेनिज्म अटैच टू ए सबस्ट्रेटम। तो आप समझ गए होंगे सेसाइल का अर्थ, सेडेंट्री का अर्थ, और इस तरह से समझे कि मोस्टली एनिमल्स आर एफिशिएंट टू मूवमेंट, but some animals not efficient to movement like the sponges, जो कैसा होता है? सेडेंट्री भी है और सेसाइल भी है, राइट?